जय संविधान। देखिए, पिछले 1.5 महीने से हम लोग असल में डिस्कशन में उलझे हुए थे। जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में एक युद्ध चल रहा है, जिससे पूरे विश्व के अंदर आर्थिक बड़ी परिस्थिति खराब हो गई है। लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे थे जो भारत के अंदर की स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, और जिस प्रकार से आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में असेंबली में रिजल्ट्स आए, क्योंकि आशा की जा रही थी कि पार्लियामेंट इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी ने बड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा में पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी को गायब कर दिया गया। हरियाणा के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और जो जनता के रोष से पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन हरियाणा के भी अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया। बिहार के अंदर भी वही स्थिति हुई, जो कभी नहीं हुई वो बिहार के अंदर हो गया। और हमेशा हम लोग सोचते रहे कि महाराष्ट्र के लोग बड़े जाबाज हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे, बड़े प्रबुद्ध हैं, हरियाणा के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अब कहा जा रहा है कि बंगाल के और तमिलनाडु के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और वहां के लोग जो है, ये जो केंद्र की शक्तियां हैं, इनको नाकामयाब करेंगे, इनको कामयाबी नहीं प्राप्त करने देंगे, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पैर नहीं जमाने देंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने नम्रता कोठारी जी को, जो पॉलिटिकल साइंस की अध्यापिका भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, और इन्होंने 2 बार एमबीए किया। हम लोगों की तो एक ही बार एमबीए एमए करने में जान निकल जाती है। अध्यापिका भी हैं, बड़ी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत जगह पुरस्कृत हुई हैं। लेकिन जो बंगाल की स्थिति हम लोग दूर बैठ के देख रहे हैं, तो एक तरफ तो मैं, क्योंकि 2 बार बंगाल गया, अभी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 7 दिन पहले भी गया और 2024 में गया था। नम्रता जी से दोनों बार मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। और तो एक तरफ तो मेरे अपने विचार हैं जो मैंने वहां पत्रकारों से बात करके पता चलाए, और मैंने बंगाल में घूम के देखे। तो एक तरफ तो ये पता चल रहा है कि टीएमसी का जो वहां पे काडर है वो बड़ा स्ट्रांग है। दूसरा ये पता चल रहा है कि पहले सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते थे, जिससे कि दोनों को नुकसान होता था, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। इस बार लेफ्ट अलग से इलेक्शन लड़ रहा है और कांग्रेस अलग से इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरा जितनी भी ताकत है वहां झोंक रखी है, और अमित शाह जी वहां पे कुछ जमे बैठे हुए हैं कि जब तक हम बंगाल में सत्ता नहीं प्राप्त कर लेंगे। अब बिहार के अंदर आपने देखा कि जैसे वहां पे नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्हें हटा दिया गया, और सम्राट चौधरी नामक के एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, जिनके पास डिफिल है और पीएचडी है, पता नहीं क्या क्या है, कहाँ की डिग्री है, कैसी डिग्री है, वो तो नहीं पता, लेकिन बंगाल के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उन्होंने एसआईआर किया, जो अभी हम लोग गए थे कार्यक्रम में, वो एसआईआर के ही विषय में गए थे। जिस तरह वहां पे लोगों के नाम जोड़े गए, लाखों लोगों के नाम जोड़े गए, लाखों लोगों के नाम काटे गए, और ऐसे ऐसे परिवार की स्थिति हमने देखने को मिली कि एक परिवार में 4 भाई हैं, 2 के नाम रह गए, 2 के कट गए, माँ का कट गया, बाप का रह गया। तो इसका क्या प्रभाव होगा परिवार के अंदर, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जो एक भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि घुसपैठिए आ गए, बिहार के अंदर तो हमको एक के अलावा कोई घुसपैठिया मिला नहीं, और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चला जाता है कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, जबकि घुसपैठियों को रोकना और 11 साल में उनको बाहर निकालना, यह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का काम था। लेकिन ये असल में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन और इतना ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ठान रखा है कि उसे जीतना है, और जनता ने भी ये ठान रखा है कि भारतीय जनता, मुझे जो लगा, अब आई डोंट नो। तो मैं नम्रता जी से ये जानना चाहता हूं, ये निवेदन करता हूं, क्योंकि आप बंगाल में रहती हैं, कलकत्ता में रहती हैं, आप बच्चों के संपर्क में रहती हैं, आप पढ़ाती हैं, आप सोशल सर्किल में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप अपने जो वहां के जिन्हें कहते हैं प्रबुद्ध जन, उनके संपर्क में रहती हैं, और ये सारी पॉलिटिकल इक्वेशंस आपको समझ में आ रही हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने इग्नोर कर रखा था इस सब्जेक्ट को, सब लोग ईरान युद्ध में उलझे हुए थे, तो मैंने कहा कि आज मैं नम्रता जी से जानने का प्रयास करूंगा कि बंगाल की ये सारी जो इंटिकेसीज हैं और ये सारे जो कोरिलेशंस हैं और इंटर रिलेशंस हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि बंगाल के अंदर स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डिफरेंट पार्टीज के क्या हैं, और अल्टीमेटली अगर जैसे पता चला कि वहां पे अभी जो
जहां से ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही हैं, उसको भी सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है। और वहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस की बहुत सारी फोर्सेस को भेजा गया है, उनकी मीटिंग भी कराई गई है। और वहां पे बिल्कुल लार्ज स्केल पे सीनियर ऑफिसर्स का, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनका ट्रांसफर किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि 4 मई को दीदी गई या 4 मई बीजेपी गई? आपका विश्लेषण क्या कहता है सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए? क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? धन्यवाद अखिल जी, आपके शो में बुलाने के लिए। मेरा प्रणाम लीजिएगा। आज का जो आपने ये मुद्दा छेड़ा है, ये अभी पूरा हम खाली भारत का ही नहीं बोलेंगे, ये पूरा विश्व का मुद्दा हो गया है। इराक ईरान वॉर के साथ साथ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया इंटरनेशनली। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे कुछ जान पहचान वाले अमेरिका से आए थे, कुछ साइंटिस्ट थे। उन लोग बोल रहे थे कि ममता जी एक ऐसी फिगर है जिसको अमेरिका में भी बहुत प्रेज किया जाता है। और उन लोगों का ये कहना है, अगर अमेरिका में ममता जी जैसी एक भी ऐसी लेडी होती तो ट्रम्प का इतना हिम्मत नहीं होता आगे बढ़ने का, उसको उखाड़ फेंकती। तो ये उनका बोलना है। तो अब ये जो इलेक्शन का बात है वेस्ट बंगाल का, ये बीजेपी के लिए अब ये अ, बोल सकते हैं लड़ाई एक ईगो की हो गई है। ये सम्मान की बात हो गई है, जिस कारण बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। उस उन लोगों को किसी तरह भी बंगाल हासिल करनी है, उसके लिए उन लोग जो बन पड़ रहे कर रहे हैं। जो सबसे पहले हम लोग जो ऑलरेडी ये चल रहा है एसआईआर का झमेला, हम लोग देख रहे हैं किस तरह से जो लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, उनको भी ये घोषित कर दिया जा रहा है कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है, वो बाहर से आए हैं। ऐसा भी हो रहा है जो आपने कहा कि एक ही फैमिली के 2 लोग को बोल रहे हैं यहाँ के हैं, 2 लोग को बोल रहे हैं नहीं यहाँ के नहीं है, ये घुसपैठिया है। तो ये तो उदाहरण बहुत है। और इसके साथ ये भी है कि पर्टिकुलर एरिया में जहां पर लग रहा है यहाँ टीएमसी का जो रुझान है, आंकड़ा है, वो स्ट्रांग है, यहाँ से जीत सकती है, स्ट्रांग बेल्ट है, तो वो एकदम चुन चुन के उस जगह के वोटर्स लोग को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। तो ये सब तो सिनेरियो है ही, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी 60 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और उसमें 27 लाख का सुनवाई अभी भी बाकी है। जो बोल रहे हैं कि हो सकता है इन लोग इलेक्शन के पहले इंक्लूड हो भी सकते हैं, नहीं भी, अभी भी उनका भविष्य ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया माने इंडिया की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा स्टेट होगा जिसके साथ ये सब किया जा रहा है। और जहां पर इतना ज्यादा विरोध है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बंगाल के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। इलेक्शन का मुद्दा हो या इलेक्शन सर पे हो, तो ऐसा कोई स्टेट में नहीं होता है कि हर नुक्कड़ में चर्चा, चाहे आप चाय के दुकान में देखिए, बाजार में देखिए, घर पे देखिए, एक ही मुद्दा रहता है, वो है पॉलिटिक्स, इलेक्शन, कौन पार्टी जीतेगा। इतना अवेयरनेस कोई भी स्टेट में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान भी विजिट करती हूँ पढ़ाई के सिलसिले में, यूपी भी जाती हूँ, सब जगह जाना आना है। पर बंगाल जैसा, क्योंकि मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप यहाँ हूँ, यहाँ जैसा एनवायरमेंट इलेक्शन के टाइम किसी भी स्टेट में देखा नहीं जा सकता। और ये मानना पड़ेगा कि बंगाल के लोग पॉलिटिकली दूसरे स्टेट से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। देखिए, पैसा सब स्टेट में जो हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी अनाप शनाप पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर, जैसे हम लोग बिहार में ही रिसेंट देखे, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिया गया। पर यहाँ बंगाल का पॉलिटिक्स समझने के लिए आप लोग को बंगाल के जो रूट्स, जो आम आदमी है, उनको समझना पड़ेगा। यहाँ आप खाली पैसे से लोगों को नहीं खरीद सकते। आज जो ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार दे रही है, खाली 1500 रुपया ही है। बीजेपी वादा कर रही है 3000 दे देगी, और उससे उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को विश्वास है ममता बनर्जी के ऊपर कि ममता बनर्जी इतने सालों से दे रही है, वही देंगी। कोई आने से भले ही अभी वादा कर दे, पर हम लोग को मिलने का कोई संभावना नहीं लग रहा है। तो ये फेथ जो है, ये ममता बनर्जी अपने काम से, सालों से सत्ता में रहने के कारण, 16 साल से रहने के कारण, ये उन्होंने एक ये विश्वास अर्जन किया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, इसमें बीजेपी का कोई होल्ड नहीं है, जो असेंबली इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई भी असेंबली इलेक्शन जीतना चाहे, अगर ग्रास रूट में पकड़ हो तभी ये पॉसिबल है। अगर बीजेपी को जीतना ही था तो इतने साल में उन लोगों को ग्रास रूट पॉलिटिक्स में अपना सिक्का जमाना बहुत जरूरत था, जो उन्होंने नहीं किया। कोई भी उन्होंने ऐसा कोई फेस नहीं लेके आए कि जिसको देख के लोग वोट देंगे, जिसको बोलेंगे हाँ ये मेरा नेता है, जो टीएमसी का है। ममता बनर्जी भले कोई भी खड़े क्यों ना हो, पर फेस है ममता बनर्जी का, सब नहीं, कोई वोट ममता देंगे दीदी को। एक एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं। जैसे मैंने जिन लोगों से बात की वो ये कहते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी कहती है हम 3,000 रुपए देंगे, ये तो महाराष्ट्र में आपने कहा था कुछ पैसे दिए थे लेकिन इलेक्शन के अब बाद तो बंद वापस हो मांग गया। लिए। हाँ, वो तो बंद अच्छा, हो गया। कोई आपने बिहार में कहा 10,000 रुपए हम्म, देंगे, सारी महिलाओं को देंगे, जिनको मिल गए उनसे वापस मांगने लगे और हाँ जिनको हाँ। नहीं मिले उनको आप दे नहीं रहे। तो एक हम्म, क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि केवल बंगाल हम्म, में 3,000 रुपए देंगे, या जैसे कहा था उत्तर प्रदेश में साल में 2 बार मुफ्त सिलेंडर देंगे। वो तो बात हम्म, अलग है कि 15 लाख सबको देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो चलिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी का सवाल है, 1,500 रुपए तो मिल रहे हैं और जो 3,000 हम्म, रुपए हैं वो केवल बंगाल में तो आप देंगे नहीं, अगर दें तो पूरे हिंदुस्तान में दें, वो भारतीय जनता हिंदुस्तान। पार्टी देने वाली नहीं है। तो मेरा हम्म, जो असल में मैं ये जो जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है। अच्छा, ये भी जैसे परकला प्रभाकर जी ने बताया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर रात को 7 सेकंड में एक वोट के हिसाब से लाखों लोग पड़ गए। तो मेरा जो प्रश्न है, देखिए बंगाल के लोग अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, जैसे हरियाणा में वोट नहीं दिया, महाराष्ट्र में नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता हम्म, पार्टी जीत गई। अगर हम्म, बंगाल में ऐसा होता है कि लोग वोट तो नहीं देते हैं बीजेपी को लेकिन बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि गृह मंत्री महोदय वहां बैठे हैं, उन्होंने ठान लिया है, उनकी ईगो का प्रश्न है, सारी सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं, चुनाव हम्म, आयोग बिल्कुल एक तरह से डेरेक ओबरायन को जिस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। गेट आउट। तो उससे तो इसका मतलब यह है कि अगर जनता वोट न भी दे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो क्या होगा? देखिए, ये तो हम लोग एग्जाम्पल एकदम उड़ीसा में देख रहे हैं, हम लोग के पास के स्टेट में। मैं इलेक्शन के बाद ही गई थी उड़ीसा, वहां पर ऐसे ही लोकल लोगों से बात कर रही थी, तो उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो ये पटनायक, नवीन पटनायक को हम लोग भगवान मानते हैं, हम लोग तो सोच ही नहीं सकते वो कैसे हारे, हम लोग वोट दिए उनको और आया कैसा बीजेपी, ये हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। बोले ये जरूर कोई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। तो उड़ीसा में हो सकता है, तो बंगाल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां पर नवीन पटनायक के ऊपर तो कोई एक अंगुली भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई लांछन नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद अगर उड़ीसा में हो सकता है, जो सबसे डेवलप स्टेट माना जाता है, जो कि खुद के दम पर बिना सेंट्रल कोई भी एड लिए वो खुद चल सकता है, अगर उसके साथ हो सकता है, तो बंगाल में कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है ये चीज, या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पर ये एक बात है कि इतना ऑड्स होने, पूरा सेंट्रल फोर्स लगा दिया, पूरा ईडी का पूरा जोर लगा दिया है, पकड़ा धकड़ी भयंकर रूप से चल रहा है यहाँ पर। हर किसी को पकड़ के उसको उनको जब्त कर लिया जा रहा है, जेल कर दिया रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है, सब तरह के तकनीक जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उन लोग सब कुछ अपना रहे हैं। इसके बाद भी इसके बाद भी अगर आप गांव गांव में जाएं, महिलाओं लोग से पूछे, लोगों से पूछे, तो भी बोलेंगे कि दीदी ही आएगी, क्योंकि दीदी हम लोग को कन्याश्री देती है, लक्ष्मी भंडार देती है, युवश्री देती है। ये जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने ओवर द इयर्स डेवलप किया है, इसको बीजेपी को ये तोड़ना बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस उन लोग आंध्र प्रदेश जैसे, उड़ीसा जैसे, यूपी जैसे कोई हथकंडे अपनाए, नहीं तो अगर वो ये। अपना दिया, अगर देखिए नम्रता जी, मैंने हरियाणा में देखा था, आंदोलन हम्म, चल रहा था किसानों का, और जब हाँ किसान पंजाब से आना चाह रहे थे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने वहां पे दीवार खड़ी कर दी थी और हाँ, सेंट्रल दीवार की। फोर्सेस से गोली हम्म, चलाई थी। अच्छा, गांवों हम्म, के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश वर्जित था। भारतीय जनता हम्म, पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन वो जीत गए। मेरा असल में दिमाग में एक प्रश्न है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर ठान लिया है तो इलेक्शन तो वो जीत जाएगी, चाहे कुछ करना पड़े। चाहे बंगाल की जनता ने ठान लिया हो 90% भी वोट वो टीएमसी और कांग्रेस को दे दें, लेकिन जीतेगी बात। अगर ऐसा हम्म, हुआ तो, हम्म। क्योंकि बंगाल की जनता को आप जानते हैं, मैंने तो आशा की थी कि देखिए, हरियाणा अगर की अगर ऐसे ही। ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा झमेला होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है बंगाल की पॉलिटिक्स ऐसे, इलेक्शन में ऐसे हर टाइम ब्लडशेड हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी रहा हो, सीपीएम रहा हो, टीएमसी, ब्लडशेड। तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा, मार काट होगा, जो जैसे अगर जो टीएमसी में है उन लोग मार खाएंगे, अगर बीजेपी आ गए, और जो बीजेपी में है अगर टीएमसी आ गए, तो उन लोग ये पॉलिटिक्स तो बंगाल के लिए नया नहीं है। पर अगर फिर भी उन लोग आ जाते हैं तो देखिए, तब इसके बाद तो
किसी के लिए भी कुछ करना मुश्किल है, पर इसमें भी जो आम जनता है, उन लोगों का यही भरोसा रहेगा कि वो जो वादा इतना दिन तक करते आए हैं, उसको एटलीस्ट निभाए, उसको निभाना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाए, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है फिर किसी भी तरह कोई भी स्टेट भरोसा कर पाएगा, और हो सकता है बीच में भी सरकार गिर जाए। कुछ भी पॉलिटिक्स में बोलना, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी एक ऐसी फेस जिसको हम लोग बोलते हैं टाइग्रेस ऑफ बंगाल, उनका जो दबदबा है, ये सभी को मानना पड़ेगा। इसका उनका उनका ये जो लोहा लेने का जो ये है, इसको सभी को मानना पड़ेगा। इवन मोदी तक को भी ये मानना पड़ रहा है, जिस कारण से मोदी जैसा स्टेचर का जो इंटरनेशनली बोला जाता है, इतना विकसित भारत उन्होंने किया, ये क्या, उनको भी इनसे डर के बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो अभी तक किसी स्टेट में नहीं किया। इतने स्टेट में इलेक्शन हुए, हम लोगों ने कहीं देखा इस तरह का सेंट्रल फोर्स, इस तरह का बदलाव, जो ऊपर तबके के जो ऑफिशियल को जिस तरह ट्रांसफर कर दिया गया, सब अदल बदल के, कोई भी स्टेट में इस तरह का सिनेरियो नहीं है। इसका मतलब क्या है? उन लोगों के मन में एक डर है कि अगर हम लोग ये सब नहीं करें तो ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। अच्छा, ममता बनर्जी के जो प्रपोजर हैं उनकी क्या रेड हो गई, जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उनकी क्या रेड हो हाँ, गई, सीसी सभी क्या के रेड रेड हो हो रहे गई, हैं। सभी क्या सभी रेड हो क्या गई है। रेड हो रहे हैं। हाँ, सभी। ये तो देखिए अगर इतना ही उन लोगों को वेस्ट बंगाल का अच्छा करना था, तो इतने स्कैम हुए, शारदा नारदा अभय, एक में भी तो उन्होंने आज तक कोई राय नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं नहीं तो किए? शुभेंदु अधिकारी तो उनकी पार्टी में है, उनके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी में थे और शारदा हाँ, नारदा में इन्वॉल्व थे, उधर गए। इसीलिए तो वो उधर गए ना, ताकि वो बच जाए। पर बाकी लोग तो थे। क्यों आज तक कोई रिपोर्ट रिजल्ट क्यों नहीं आया? अगर वो बंगाल का इतना ही अच्छा सोचते हैं, उनके लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो डेवलपमेंट तो देखिए सभी चाहते हैं। और कोई भी ये एक मतलब चीज पक्का है, कभी भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत लंबा टाइम तक किसी भी स्टेट में नहीं रहना चाहिए। 5 इयर्स के अंदर अंदर उलट पुलट होना चाहिए, जैसे राजस्थान में होता है, केरल में होता है। उससे क्या एक बैलेंस बना हुआ रहता है। पर वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स अलग है। 34 साल तक सीपीएम ने राज किया, उसके बाद अभी 16 साल तक ऑलरेडी टीएमसी कर रही है। तो देखिए बदलाव अच्छा है, पर अच्छे के लिए। आप इस तरह तुष्टिकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, एक जन को दूसरे जन से भिड़ा के, आदमी के मन में डर पैदा करके, अब क्या लोगों के मन में डर पैदा हो गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। यहाँ पर अभी खाली आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम लोग को सबको ज्यादातर हटा दिया गया है एसआईआर के लिस्ट से, पर ऐसे भी है बहुत हिंदू फैमिली, उनको भी हटा दिया गया है। जहां लग रहा है कि ये गढ़ ममता का गढ़ है, यहाँ से जीत सकती है, वहां से भी वो एक्सक्लूशन हुआ है। तो ये बहुत भयानक चीज है। अगर ये ट्रेंड सेट हो गया, तो कोई भी इलेक्शन हो फिर यही ट्रेंड होगा, और इसमें जनता का कोई भी से, कोई भी आवाज नहीं रहे। जो हम लोग डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं वोटिंग राइट्स, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। एक नहीं, एनार्किकल हो स्टेट गया है भाई तैयार नम्रता होगा। जी, वो तो हो गया है, हमने हरियाणा में देखा, कांग्रेस की हाँ, बाहर थी। अच्छा, जैसे दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल के यहाँ हजारों वोट काट दिए गए उनको हाँ, इलेक्शन। देखिए ये तो डेमोक्रेसी का जो हाल है वो तो आपको पता है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में हो रहा है, लेकिन इट हार्डली मेक्स पर एनी डिफरेंस टू पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ बीजेपी। प्रश्न यह है कि अगर बंगाल में भी हो गया और उसके बाद तमिलनाडु भी अगले इलेक्शन में पता चला कि बीजेपी को वहां 250 सीटें मिल गई, यहां तो कोई हम्म, भरोसा नहीं है कि बीजेपी जहां महाराष्ट्र के अंदर 200 सीटें ले सकती है, बिहार के अंदर जहां कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बिना कल्पना नहीं की जा सकती कोई गवर्नमेंट बन सकती है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया और अपने आदमी को वहां बिठा दिया जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसका, जो अनपढ़ हम्म, आदमी है। तो मेरा प्रश्न है कि जो बात आप कह रही ऐसा हो जाएगा डेमोक्रेसी खत्म, वो तो खत्म हो गई है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तो उन्होंने कर ही दिया है। लेकिन हम्म, बंगाल में अगर होता है, क्योंकि बंगाल देखिए मैं ज्यादा वरिड हूं आसाम बंगाल के लिए इसलिए, मणिपुर के लिए इसलिए, ये हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये ऐसी जी स्टेट्स हाँ, हैं जो कि देश के तट में है, बाकी यूपी वगैरह है ये बीच में है, तो दूसरे देशों से बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो आपके पड़ोसी देश हैं जो आप पे निगाह रखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी हम्म, इसका अगर इसके अंदर कोई अनरेस्ट होगा या डिसकंटेंट होगा। अच्छा, एक नम्रता जी और मेरे दिमाग में चीज आई जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहले देखिए आपने जैसे ये महिला विधेयक का मामला हुआ, महिला विधेयक तो था नहीं, महिला विधेयक तो 2023 में पास हो चुका था, 23 हाँ, डिलिमिटेशन का जो बिल गिरा वो गिरा। इस बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने मोहन भागवत को एक लेटर लिखा और एक प्रकार से उन्होंने रेबेलियन अपना मूड दिखा दिया। आज ही एक स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर मुरली मोहन जोशी में, जो मार्गदर्शक मंडल में हैं, उन्होंने कहा हम कोई विश्वगुरु नहीं रह गए, हम विश्वगुरु की श्रेणी से हट गए।
क्या आपको लगता है कि आज के तारीख में डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी में, गुजरात लॉबी में बहुत ज्यादा इसलिए भी हो गया है कि डिसकंटेंटमेंट बीजेपी के अंदर से उभरने लगा है? वरना ये आशा करना कि वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता, जिसकी आज भी अपनी फॉलोइंग है और 50-60 सीटें अपने बल भी जिता सकती है, या जोशी जैसा आदमी जो कि, तो अटल जी के जमाने के जो लोग हैं, जो ओरिजिनली बीजेपी वाले हैं, जनसंघ वाले हैं, जैसे वसुंधरा राजे हुई या अटल बिहारी, ये अपने मुरली मनोहर जोशी हुए, क्या इनके अंदर से कोई बगावत पनप रही है जो कुछ खतरनाक संकेत दे रही है? क्योंकि देखिए शाह साहब बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो खेल करेंगे वो। देखिए डेफिनेटली ये तो होगी। देखिए जो लोग पुराने विचार के हैं और इन लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन लोग कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी समझ रहे हैं कि इन लोग जो कर रहे हैं गलत है। इन लोग गलत रास्ता चुन रहे हैं। आप सही रास्ता लेके आप जीतिए ना, कौन मना कर रहे हैं? लोगों का समर्थन रहे, सब अच्छा काम कीजिए, सभी यही चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि सब पीसफुली एक स्टेट में रहे। किसी को भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई दंगा फसाद नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता उसके घर के लोगों के कोई किसी की जान जाए या कुछ भी खतरा हो, कोई भी ये नहीं चाहता है। तो डेफिनेटली ये एक उन लोग के अंदर से ये एक आप बोल रहे विद्रोह का फीलिंग है, डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि उन लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इन लोग इसी तरह करते रहे, और इन लोग एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इन लोग हिटलर जैसे, हिटलर ऑलरेडी हो गए हैं, उसी तरह का अगर साम्राज्य फैला दिया तो किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। सब कोई, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर, तब तो पार्टी के लोगों का भी कोई सही नहीं रहेगा। उन लोग जिस हिसाब से जो चाहेंगे वही करेंगे। पर हाँ, ये वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है, एक उन लोगों के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये बिल उन लोग डिलिमिटेशन के साथ ऐड करके पास नहीं करा सके, जो इन लोग का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जहां 545-43 सीट्स है, उसको आप 850 कर देंगे, करके बोलेंगे हम 50% बढ़ा दिए सीट, और इधर देखा जाएगा कि जो स्टेट्स में इंदिरा गांधी के टाइम में जो आपका बर्थ कंट्रोल करके जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम हो गया, तो उन लोग के लिए तो अन्याय होगा। सदर्न स्टेट तब कहाँ चला जाएगा? तब तो बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए सदर्न स्टेट की जरूरत ही नहीं होगी, तो नॉर्दर्न स्टेट से ही जीत जाएगा जो उन लोगों का गढ़ है। तो ये जो डिस्पैरिटी, इस डिस्पैरिटी को रोकने के लिए जो ऑपोजिशन ने जो कदम उठाया, इसके उन लोगों को बहुत बड़ा शाबाशी और धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा ये जो उन लोगों का जो षड्यंत्र था कि वमन बिल के आड़ में एक इतना बड़ा षड्यंत्र जो उन लोगों ने रचा था, वो उन लोग रोकने में कामयाब हुए। और अब ये भी देखना है, जो आपका डर भी सही है, ये होगा कि नहीं बंगाल में, ये सभी के लिए अभी बहुत चिंता का विषय है कि अगर बीजेपी आ जाता है तो बंगाल में क्या होगा। सब जगह अगर एक ही गवर्नमेंट हो गया, जिस तरह से इन लोग रूल कर रहे हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो इस तरह से जोर शोर से उनका विरोध कर रही है। वो अकेले, सब इतना ऑड्स होने के बाद भी, उनपे इतना पाबंदी लगाने के बाद भी वो लेकिन थम नहीं रही है, वो चुप नहीं रह रही है। वो देखिए आप रेगुलर किस तरह से इस गर्मी में भी रैली कर रही है, किस तरह से सबको बताने का कोशिश कर रही है कि नहीं, ये सब जो लोग कर रहे हैं ये खाली अपना सिक्का यहाँ जमाने के लिए, अदरवाइज या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डेवलपमेंट एज सच कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अब उन लोग बीजेपी लोग बोल रहे हैं कल वेस्ट बंगाल में ममता जी के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखिए कुछ सही है, कुछ नहीं भी। डेवलपमेंट सब चाहता है, बट कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि स्टेट का भी हाथ पैर बंधा हुआ रह जाता है। कितना ग्रांट है जो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, अगर वो दे दे तो काफी चीजों का सोल्यूशन हो सकता है। वो चीज नहीं हो रहा है, तो उस चीज के लिए बार बार मांग किया जा रहा है। करप्शन की बात करें तो देखिए कोई भी स्टेट आज के डेट में हम बोलेंगे करप्शन फ्री है, जहां बीजेपी भी रूल कर रहा है, अगर बोले वो करप्शन फ्री स्टेट है तो वो नहीं है। आज के वो पॉलिटिक्स में ही नहीं। नम्रता जी, एक चीज मैंने और नोट की, मैं जब गया अभी कलकत्ता, तो अपने फ्रेंड के साथ में हावड़ा मैंने क्रॉस किया, जो आपका वो पूरा हावड़ा ब्रिज के बगैर वो आपके स्टीमर से क्रॉस किया, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आने जाने पे एक व्यक्ति का 7 रुपए हमने खर्च किया। आज अगर ये भी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में आज भी दूसरे स्टेट से सबसे चीप ट्रांसपोर्टेशन है। खाना आज आप 15-20 रुपया में आज भी आप पेट भर सकते हैं। तो अगर तो किसी ये स्टेट में ऐसा है तो आपको नम्रता जी, गवर्नमेंट को कैसे बोलेंगे? मैं यही आश्चर्य कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए, खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आ गए ये लोग, ये तो प्राइवेटाइज कर देंगे और 200 रुपए का टिकट कर कर ही देंगे। रहे हैं, कर ही रहे हैं तो जनता जाएगी कहाँ? यहाँ पर इतनी कमाई नहीं है।
कमाई नहीं है, उस हिसाब से अगर आप महंगाई बढ़ा देंगे तो मरेंगे और करप्शन बढ़ेगा और लोग गलत गलत रास्ता लेंगे कमाने के लिए, छीनताई करेंगे, लूटमार करेंगे, तो और कोई उपाय नहीं रहेगा। कितना जन सुसाइड करेंगे, आप ये एसआईआर में ही देखिए, कितना जन डर के, कितना जन सोचिए घर से बेघर हो गए, कितना कितना जन, कितने लोग मर गए और अभी भी एक टेंशन में जी रहे हैं कि उन लोगों की नागरिकता छीन जाएगी, राशन कार्ड चली जाएगी। अरे ये आम लोग हैं, छोटे छोटे जो चीज में जीते हैं, इन लोग के लिए बहुत मायने रखते हैं। ये पॉलिटिशियंस लोग क्यों नहीं समझते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है। उन लोग आज गाड़ी में घूम रहे, प्लेन में घूम रहे, मिनरल वाटर पी रहे, पर आम लोगों की जो जरूरत है, कपड़ा, रोटी और मकान, ये चीज के लिए उन लोगों के मन में हरदम डर बैठा रहता है कि ये छीन नहीं जाए। और अच्छा पॉलिटिशियंस लोग का नम्रता काम जी, ये क्या है, लोग तो बताइए, आदमी के अगर लिए ही तो अगर है। अगर अगर मान लीजिए 5% तक की बेईमानी हुई, मान लीजिए 5% तक की हेरा फेरी, तो देखिए चुनाव आयोग करेगा, उससे कम तो नहीं करेगा, 5% कर दी। अगर 5% तक ही हेरा फेरी कंट्रोल कर ली टीएमसी वालों ने और कांग्रेस वालों ने और लेफ्ट ने, तो क्या सिनेरियो बनेगा? 5% से ज्यादा हो गई, 20% की हो गई, तो मानी बात है, कोई कुछ कह नहीं सकता। 5% देखिए, तक की अगर बेईमानी हुई तो क्या होगा? अगर देखिए हेरा फेरी होगा तो उन लोग 5% में रुकेंगे नहीं। उन लोग जब जीत पकड़ लिए हैं कि हम लोग को जीतना है, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। अगर फिर भी आप बोल रहे हैं ऐसे अगर हो गया, तो नेचुरली तब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को एक साथ आके टीएमसी का सपोर्ट करना चाहिए, कि ताकि ऐसा गवर्नमेंट नहीं तैयार हो जो कभी किसी का बात नहीं सुने। और अगर ये गवर्नमेंट आ गया तो फिर ऐसा होगा कि किसी का कोई से नहीं रहेगा, जो इच्छा वही होगा। हम लोग तो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, स्टेट का सब हो, पर उसको सही ढंग से आप कीजिए ना। कौन नहीं चाहता है डेवलपमेंट हो? चाहे कोई भी पार्टी आए, आम जनता यही चाहती है कि डेवलपमेंट हो, उन लोग अच्छी तरीके से रहे, उन लोग को रोटी कपड़ा मकान आराम से मिले। पर खाली आप फ्री बीज के बदौलत आप चाहेंगे हम लोग पूरा स्टेट का डेवलपमेंट कर दे। अरे आज आप इलेक्शन में देखिए, कोई मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का? कोई 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 मुद्दा है कि आप किस तरह टैक्स को रेगुलेट कर सके? कोई मुद्दा है किस तरह आमदनी बढ़ा जाए, किस तरह इंडस्ट्री बढ़ाई जाए? ये मुद्दा ही नहीं है कोई भी। सब क्या है, खाली हिंदू मुस्लिम है, या फिर रोहिंग्या का बात है, या बांग्लादेशी का बात है। तो आज तक जो एसआईआर हुआ है, वो आज तक कोई ऐसा लिस्ट निकाल पाए हैं जहां पर उन लोग लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में उन लोग रोहिंग्या लोग को आइडेंटिफाई करके कर सके? और लोग एक चीज क्यों नहीं समझते हैं, अगर रोहिंग्या होते हम लोग को तो ऐसे ही दिखते, क्योंकि उन लोग का डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है। उन लोग का जो चाइनीज या बोलिए उन लोग के जो स्टेट का जो फीचर्स है वो अलग है हम लोग से। तो अगर वो घूमते रहते आमतौर पर, हम लोगों को यूं ही दिख जाता कि हाँ चलिए भाषा ये में दिख रोहिंग्या जाता, है, भाषा आइडेंटिफाई। में दिख जाता, भाषा का भाषा पहले स्टाइल से तो, पता चल जाता। भाषा अगर वो मुंह नहीं भी खोले, आप चेहरा से समझ जाते। हाँ, जैसे आप बांग्लादेशी को बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, क्यों नहीं रहेंगे, वो बॉर्डरिंग स्टेट है। और इवन 71 के डिवीजन के पार्टीशन के पहले ही उन लोग कई बांग्लादेशी यहाँ पर लाखों में रहते हैं। अब कितने उसके बाद आए हैं माइग्रेट के, क्या वो अलग बात है। तो उसका वो आंकड़ा दिखाए ना कि हाँ भैया इतना बांग्लादेशी इतना आए हैं, इन लोगों को हम लोग को निकालना है। तो नेचुरली वो हम लोग भी चाहेंगे यहाँ जो, क्योंकि हम लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोग के रोजगार में इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोग वो लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए सेंसस होना चाहिए, गणना होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जो ओवर द इयर्स हम लोग का जो डेमोग्राफिक चेंजेस होता है उसका आइडिया होता है, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। सेंसस होना चाहिए। आज 2021 के बाद जो सेंसस होने का था वह हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ? 71 के सेंसस के बेसिस में ही तो उन लोग डिलिमिटेशन ला रहे हैं। उस टाइम 50 करोड़ समथिंग जनता थी, उसके बाद तो करोड़ों जनता बढ़ी है। उसका फिर क्या होगा? उसका वो पॉपुलेशन का, वो डेमोग्राफी का कौन वो मुआयना करेगा, कौन उसको डिस्टिंग्विश करेगा? तो ये सब चीज जो बातें हैं, वो बंगाल के जो लोग हैं उन लोग इस ये सब चीज से वेल अवेयर हैं। जो कि आप बिहार, यूपी ये सब चीज में, यहाँ उस स्टेट में देखें तो दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स, जो यहाँ नम्रता पर ये जी, एक चर्चा चीज भी और होती है, है। एक नम्रता जी और है जो हमारे दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है। देखिए हमारे जो ठेकेदार को फैक्ट्री वाले तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो करीब 15,000 का करते हैं, और जो हाँ, अभी श्रमिक जाकर है उसको गुड़गांव में 10-11 कंफ्लिक्ट हो हजार, रहा है। 10-11 हम्म। हजार, तो 50,000 श्रमिक जो है सड़क पे आए। अब आप ये हम्म। बताइए, एक महिला का, क्योंकि आप महिला हैं तो बेहतर जानती हैं, मैं भी अपनी पत्नी को जानता हूँ, अपनी बहू को देखता हूँ, सबको देखता हूँ। तो महिलाओं का मेन कंसर्न होता है कि उसके पति की नौकरी अच्छी चले और उसके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले। वो कोई हम्म। पार्लियामेंट का इलेक्शन या असेंबली का इलेक्शन लड़ना, 1-8% महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो इलेक्शन लड़ सकती हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। बाकी ये हम्म। चाहती, लेकिन अगर 10,000 रुपए महीने में बिहार यूपी का आदमी दिल्ली की फैक्ट्री में काम करता है,
तो सीटू ने कह भी दिया कि कम से कम 21,190 रुपए जो है तनख्वाह होनी चाहिए। भाई पति पत्नी की 21,000 तनख्वाह होगी, 40,000 रुपए महीने आएगा, वो 400 रुपए केजी का भी एलपीजी अफोर्ड कर लेगा, 4,000 का किराया भी अफोर्ड कर लेगा। लेकिन महिलाओं का जो मेन कंसर्न है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। आप विमेन रिजर्वेशन में आप बताइए, आप इलेक्शन लड़ सकती है जब 20 करोड़ रुपए खर्च हो। भाई मैं तो नहीं लड़ सकता, आप हो सकता है लड़ सके, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं इतना पैसा खर्च कर सकूं। तो गिनी चुनी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अगर तनख्वाह बढ़ा दें, अच्छा वही हाउसमेट्स के साथ समस्या आ रही है, वही ओला उबर वालों के साथ आ रही है, वही गिग वर्कर्स के साथ आ रही है, वही महिलाओं के साथ आ रही है, तो उनकी मेन समस्या का समाधान कर दें। मिनिमम वेजेज आप 25,000 रुपए कर दीजिए, अपने आप कोई लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है फ्रीबीज का, ये फ्रीबीज दे के सोच रहे हैं कि ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। असली में जो आप जो बात ये मुद्दा जो उठाए हैं अभी, जो नोएडा गुड़गांव और में ये सब जो प्रॉब्लम ये स्ट्राइक हो रहा है, ये एकदम सही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर आप उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो आप पता है कितना खर्चा, एक घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब बोले कि बिहार के वर्कर हैं, उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो देखिए उन लोगों का जो गाँव में भी है खेती बाड़ी रहता है, उन लोग की जो नीड है वो जो शहर में रहते हैं उन लोग से बहुत अलग और कम रहती है। उन लोगों को खेती बाड़ी का ही चीज उन लोग वही उपजा के बेचते हैं, खा लेते हैं। उन लोगों की जो महिला है वो उसी तरीके से उन लोग का स्टैंडर्ड रहता है। बच्चे लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पर जो प्रॉपर नोएडा में रहे या गुड़गांव आउटस्कर्ट में रहे, उन लोगों की खर्चा बहुत ज्यादा है। उन लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी सी तनख्वाह में अगर आपको 10,000 रुपया मिले, आप सोचे पूरा संसार चला ले, वो पॉसिबल नहीं है। सरकार को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे उन लोग अपना परिवार का एटलीस्ट भरण पोषण कर सके। आप फ्रीबीज बंद कीजिए, बंद करके आप ये सब मुद्दा देखिए ना कि किस तरह उन लोग का किस तरह सैलरी बढ़ाए, किस तरह उन लोग को सपोर्ट दे। आप मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए ना, आप एजुकेशन में उनको पैसा दीजिए ना। आप वो सब तो दे रहे नहीं है। आप बोल रहे हैं खाली 10,000 दे देंगे, हम लोगों 20,000 का दे देंगे, सीनियर फ्री दो फ्री। सिटीजन का कांग्रेस के जमाने में 50% कंसेशन था, और वो भी इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। खैर चलिए नम्रता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी ज्ञानवर्धन हुआ। और देखिए मुझे अभी भी तो बहुत फिलहाल अच्छा लगा आपने बुलाया अपने चैनल में, उसके लिए बहुत देखिए बहुत जिस दिन धन्यवाद। पोलिंग मेरे को होती इस है, लायक जिस दिन समझा। काउंटिंग होती है, फिर मैं आपको कष्ट दूंगा और फिर हम विश्लेषण जरूर और जरूर। विवेचना करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।